जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम गांधीदास पैक्ट तक पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी इसमें हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और नेहरू रिपोर्ट जो साइमन कमीशन के पैरेलल बनाई गई थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1919 में एक एक्ट जो है 1919 का जो एक्ट था उसकी समीक्षा के लिए 10 वर्षों की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठन की गई, जिस कमेटी का नाम रखा गया साइमन कमेटी या साइमन कमीशन। ठीक है, यह नवंबर 1927 में इसकी घोषणा हुई। कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों यूरोपीय सदस्य थे, ब्रिटेन के थे। इसीलिए इस कमेटी का जो है भारत में विरोध हुआ। ठीक, ये सदस्य कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर पार्टी जो कि ब्रिटेन की तीनों पार्टियां थीं उनसे संबंधित थे और सातों यूरोपीय थे। ठीक है, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से बम्बई पहुंचा। यहाँ से जो है देशव्यापी इसका जो स्वागत हुआ हड़ताल से शुरू हुआ मुंबई में। फिर ये जब दिल्ली पहुंचा तो इसको काले झंडे दिखाए गए और गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। जब ये लाहौर पहुंचा तो वहाँ पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इसी में जो है पुलिस ने इस प्रदर्शन को दबाने के चक्कर में लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय जी को गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में कमीशन विरोधी प्रदर्शन में जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गोविंद बल्लभ पंत, कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने भाग लिया और इन लोगों की खूब पिटाई हुई। कहाँ पर? लखनऊ में। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। पहली बार यह फरवरी 1928 में आया और 1 महीने के अंदर वापस चला गया, मतलब फरवरी में आया और मार्च में वापस हो गया। फिर ये दूसरी बार अक्टूबर 1928 में आता है और अप्रैल 1929 में वापस जाता है, लगभग 6 महीने काम करने के बाद। साइमन कमीशन का अधिकृत नाम भारतीय वैधानिक आयोग था। जो साइमन कमीशन बनाया गया था उसका वास्तविक नाम क्या था? भारतीय वैधानिक आयोग। मतलब भारतीयों के लिए ये लोग वैधानिक आयोग बनाने आए थे। एक आयोग बनाया गया था जो आकर यहाँ पे संविधान पर नियम कानून बनाती भारतीयों के लिए। ठीक है, एक संविधान टाइप का छोटा मोटा कुछ नियम कानून ये लोग बनाना चाह रहे थे, इसीलिए ये आयोग बनाया गया था। ठीक, साइमन कमीशन के सहयोग में मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई। मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का सहयोग किया और उसका स्वागत किया। साइमन कमीशन के जो सदस्य थे उनके नाम देख लीजिए। अध्यक्ष था जॉन साइमन जो कि लिबरल पार्टी का था। इसकी पार्टी का भी नाम याद रखिए। ठीक है, जॉन साइमन को तो आप जान ही जाएंगे, साइमन कमीशन था तो साइमन नाम था ही, लेकिन ये किस पार्टी से था? लिबरल पार्टी से। बर्नहम कंजर्वेटिव पार्टी से, स्ट्रेथकोना कंजर्वेटिव पार्टी से, लेन फोक्स कंजर्वेटिव पार्टी से, कैडेगन कंजर्वेटिव पार्टी से। 4 लोग कंजर्वेटिव पार्टी से थे। लेबर पार्टी से 2 लोग थे, इटली लेबर पार्टी से और बर्नोन हॉर्ट ये भी लेबर पार्टी से था। ठीक है, अब इसी के पैरेलल मतलब इसका विरोध किया गया तो उस समय का जो भारत सचिव था उसका नाम था बर्किनहेड, लॉर्ड बर्किनहेड। तो लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी और कहा कि आप लोग तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते हैं, संविधान बनाएंगे कैसे? और अगर बना सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं, तो हम आपको चुनौती देते हैं कि आप भी पैरेलल अपना एक संविधान बनाइए, कुछ नियम कानून बनाइए जो आप चाहते हों और एक चीज़ पर सहमत होइए। ठीक है, साइमन कमीशन में भारतीयों को न रखे जाने का कारण क्या बताया उन लोगों ने कि भारतीयों में पारस्परिक मतभेद है। ठीक है, तो इससे वो कोई एक कानून पर सहमत ही नहीं होंगे, वो कानून बनाने में सक्षम नहीं है। लॉर्ड बर्किनहेड जो कि उस समय का भारत सचिव था, नाम अच्छे से याद रखिएगा, लॉर्ड बर्किनहेड, LBH। ठीक, तो लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसमें सभी दल सहमत हों। भारतीयों ने चुनौती को स्वीकार किया और सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कितने, लगभग भारत के उस समय 29 दल जो एक्टिव थे सब सम्मिलित हुए, जिसमें सबसे बड़ा था कांग्रेस। तो कांग्रेस ने इसको लीड किया और दिल्ली में मार्च 1928 में इसकी बैठक शुरू हुई। सभी दलों ने घोषणा की कि वह ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता वार्ता तभी चलाएंगे जब अधिराज देने का वायदा किया जाएगा। ठीक है, अधिराज, यहाँ पर स्वराज की बात नहीं हो रही है। सर्वदलीय सम्मेलन का तीसरा सम्मेलन मई 1928 में डॉक्टर अंसारी की सदारत में हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। किसने अध्यक्षता की? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये जो है दस्तावेज बनाया गया, इसीलिए इस दस्तावेज का नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट।
ओके, नेहरू रिपोर्ट इसीलिए इसको कहा गया। समझ में आ गया। ये जुलाई 1928 के पहले भारत के संविधान के सिद्धांतों पर एक मसौदा तैयार करने का काम इसको सौंपा गया। ये जो है 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस 9 सदस्यीय कमेटी में सदस्यों में अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सरदार मंगल सिंह भी शामिल थे, मतलब इन्हीं 9 लोगों में। 29 राजनीतिक संगठन इसमें शामिल हुए थे। प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस कमेटी ने अपना मसौदा जुलाई 1928 में प्रकाशित किया, मतलब जो इन्होंने नियम कानून बनाए और जो इनकी मंशा थी, जुलाई 1928 में उसको प्रकाशित किया। इतिहास में यह नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है। इसका आधार डोमिनियन स्टेट था। ये जो है कौन सा स्टेट चाहती थी? डोमिनियन, मतलब अंग्रेजों का तो राज रहेगा, अंग्रेज हम पे राज रहे करेंगे, लेकिन केंद्रीय लेवल पे छोटे छोटे कामों में भारतीयों को स्वायत्ता दे दी जाएगी। ये नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी, मतलब स्वराज की मांग नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई थी। ये अच्छे से याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेटस का मांग किया गया था। ठीक है। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन तथा प्रांतों के स्वायत्त शासन देने की बात की गई। देखिए, प्रांतों को स्वायत्त शासन देने की बात की गई। साथ ही सारी शक्ति केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। जो प्रांतीय शक्ति रहेगी वो जो है केंद्रीय विधानसभा जो रहेगी उसके प्रति उत्तरदायी रहेगी। और केंद्र में कौन शक्तिशाली रहेगा? अंग्रेज ही शक्तिशाली रहेंगे। देखिए, प्रति उत्तरदायी रहेगी। भारत सरकार के हाथ में रखी गई। केंद्रीय उत्तरदायित्व किसके हाथ में रखा गया? भारत सरकार, जो कि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है, कि मतलब जो प्रांत में सरकार रहेगी वो उनके प्रति उत्तरदायी रहेगी। केवल विदेशी मामला और सुरक्षा को ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया। विदेशी मामला और सुरक्षा कौन देखेगा? ब्रिटिश सरकार ही देखेगी। ठीक है। इस कमेटी में ये सब मांगे की गई हैं, उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि पीसीएस परीक्षा और आरओ में 100% पूछ लेगा। नागरिक अधिकारों के बारे में इसमें बात की गई। तो सबसे पहले नागरिक अधिकारों के बारे में कहाँ बात की गई है? नेहरू रिपोर्ट में। लोगों को भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता दी जाए, ऐसी मांग की गई। अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इसमें विरोध किया गया था। ठीक है, कि जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो दिया जा रहा है अलग अलग जातियों के हिसाब से और धर्मों के हिसाब से, उसको बंद किया जाए। सभी बालिगों को मतदान का अधिकार दिया जाए। जो लोग बालिग हो गए हैं उनको मतदान का अधिकार दिया जाए। मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम समझौते की सिफारिशों को ठुकरा दिया और प्रस्तावित संविधान को पास करने से इनकार कर दिया। बदले में जिन्ना ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, मुस्लिम लीग ने पहले इसको कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे और अगर मानेंगे तो कुछ हमारी शर्तें होंगी। तो जिन्ना क्या करते हैं कि जिन्ना ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांग पत्र रखा। जिन्ना ने कहा कि हमारे 14 मांग रहेंगे। ठीक है, तो 14 सूत्रीय मांग पत्र रखा, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल केंद्र व प्रदेशों में सीटों का आरक्षण, रोजगार में मुसलमानों के लिए आरक्षण और नए बहुसंख्यक मुस्लिम प्रदेशों की स्थापना की प्रमुख मांग थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ये जो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा गया था देश राज्य के लिए या देश के लिए, तो उसके लिए सुभाष चंद्र बोस और नेहरू दोनों तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता अंग्रेजों से चाहिए। ठीक है। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में कहा गया कि यदि सरकार नेहरू रिपोर्ट 31 दिसंबर 1930 तक स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस अहिंसक आंदोलन शुरू करेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू के दबाव के कारण 31 दिसंबर 1929 को ही जो कि 31 दिसंबर 1930 को आंदोलन शुरू करना था, कांग्रेस ने जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने दबाव डाला और उसको 1 साल पहले ही शुरू कर दिया गया, 31 दिसंबर 1929 को ही। ठीक है, ये डेट चेंज कर दी गई और 1 साल पहले की डेट कर दी गई। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने लायक क्या है? जो जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब महत्वपूर्ण ही है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है और सब अच्छे से पढ़ते चलिए, बिल्कुल याद करते हुए। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ठीक है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी, क्योंकि ये दोनों नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति के सदस्य थे। ठीक, नेहरू रिपोर्ट का आधार क्या था? औपनिवेशिक स्वराज या डोमिनियन स्टेटस इसको कहते थे। ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज की जगह पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखी थी? तो
तो ये रखे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंट फॉर लीग की स्थापना की। किसने? सुभाष चंद्र बोस प्लस जवाहरलाल नेहरू ने किसकी स्थापना की? इंडिपेंडेंट फॉर लीग। ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉर लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। नवंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ठीक है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होंगे? तो इसकी अध्यक्षता की थी किसने? ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया था, लेकिन इन्होंने अपनी जगह किसको बैठा दिया? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। तो चलिए यहीं पे बता दिया गया, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक। कांग्रेस की अध्यक्षता दिसंबर 1929 में लाहौर में बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है तथा अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की जाए। ठीक है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई, जिसमें तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस सारे भारत में मनाने का आदेश दिया गया। ओके। लाहौर अधिवेशन फिर होता है। तो लाहौर अधिवेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई लाहौर अधिवेशन में, तथा संघर्ष का कार्य गांधी जी पर छोड़ दिया गया और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व का झंडा किसके हाथों में सौंप दिया गया? गांधी जी के। नेहरू कमेटी के जो सदस्य थे उनके नाम देख लीजिए, क्योंकि पूछा जा चुका है। तो देखिए, पहले तो इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, फिर अली इमाम, शुएब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू, ये इंपॉर्टेंट नाम है। सुभाष चंद्र बोस भी इसमें थे, सरदार मंगल सिंह थे, एन जोशी थे, एस आड़े थे और आर जयकर थे। ठीक है। ये जितने टिक लगाए गए हैं ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। सरदार मंगल सिंह, एन जोशी, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्री और आर जयकर। नेक्स्ट है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कैसे हुई? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय हुआ। आधुनिक उद्योगों के विकास जो है वामपंथी आंदोलन का जो है उदय भारत में क्यों हुआ? तो आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए 2 विश्व युद्धों के मध्यकाल में आर्थिक मंदी आ गई थी, उसकी भयावहता को रोकने के लिए, और रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में जो है वामपंथी आंदोलन या कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मानवेंद्र नाथ राय, जिनको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं एन राय। ठीक। तो एन राय या नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने सोवियत संघ की यात्रा करी। ठीक है। और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध स्थापित कर अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक। एन राय ने 1920 में कहाँ पर? ताशकंद में। ठीक है। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारतीयों का पहला प्रतिनिधिमंडल लेनिन से मिला। किसके नेतृत्व में? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में, जो कि 1915 में जो है अपना अफगानिस्तान में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं। कब? 1915 में, है ना। और वहाँ के भारत के राष्ट्रपति के रूप में जर्मनी से मान्यता ले लेते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के उद्देश्य से एन राय अप्रैल 1922 में भारत आए। ठीक है। कि चलो भारत वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करेंगे। कौन आया? एन राय आए। अभी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयत्नरत रहेंगे नेता कुछ। 1924 में जितने नेता थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करना चाहते थे, इन सब को बंदी बना लिया गया और कौन सा केस लगाया गया? कानपुर षड्यंत्र केस इन पर चलाया गया। कानपुर षड्यंत्र के हिसाब से षड्यंत्र नाम रख के इन पर मुकदमा चलाया गया। तो आपसे पूछता है कि कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? कानपुर षड्यंत्र में नेताओं को कब फंसाया गया था? 1924 में। ठीक है। इसमें कौन कौन से नेताओं को फंसाया गया था? तो नीचे अभी नाम मिल जाएंगे आपको। तो इसमें कौन कौन से नेता थे कानपुर षड्यंत्र में? इसके अंतर्गत साम्यवादी नेता एन राय, मानवेंद्र नाथ राय,
सिंगार बेरू चेट्टियार, अच्छे से नाम इनका याद रखिएगा, सिंगार बेरू चेट्टियार, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा पर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, क्रांतिकारी गतिविधियों में संचालित करने तथा भारत में क्राउन की सत्ता को उखाड़ने के आरोप लगाकर कानपुर षड्यंत्र मुकदमा इन पर चलाया गया। अंततः 1 दिसंबर 1925 ईस्वी 1 दिसंबर 1925 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा कर दी गई। ठीक, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाली यह पहली पार्टी थी। तो भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाली पहली पार्टी कौन बनी? तो ये जो है कौन बनी? साम्यवादी दल। भारत में जो साम्यवादी दल हुआ या कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाली ये पहली पार्टी बनी भारत में। ठीक है, कांग्रेस ने भी अभी तक केवल 1928 तक के डोमिनियन राज्य की ही स्थापना करने की बात करेगी, न कि पूर्ण स्वतंत्रता की, और जबकि इन्होंने 1925-26 में ही पूर्ण स्वतंत्रता की बात करना चालू कर दिया था। इस पार्टी ने घोषणा की थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है और आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य। ठीक, अच्छे से पढ़ लीजिए, राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है और आर्थिक स्वाधीनता एक लक्ष्य। ठीक है, मतलब आर्थिक स्वाधीनता, इनको ज़्यादा आर्थिक स्वाधीनता तक पहुंचना था राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद। ठीक, मतलब आर्थिक स्वाधीनता तक पहुंचने का लक्ष्य जो था, आर्थिक स्वाधीनता तक पहुंचने का जो रास्ता था वो राजनीतिक स्वाधीनता था। ठीक, 1927 में भारत में पहली बार 1 मई को मई दिवस मनाया गया। 1 मई को क्या मनाया गया? मई दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना की सूचक थी। इन बंदी नेताओं ने 3 ब्रिटिश नागरिक भी थे। ये थे जो बंदी नेता थे, उनमें थे 3 ब्रिटिश नागरिक, फिलिप स्प्रेट, वेन ब्रैडले और लेस्टर हचिनसन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। एन एम लोखंडे ने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना की। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, BMHA। तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एम लोखंडे ने। ओके, कब की? 1890 में स्थापना की, जिसे प्रायः भारत में गठित प्रथम मजदूर संगठन कहा जाता है। प्रथम मजदूर संगठन भारत का इसको कहा जाता है। यद्यपि यह ट्रेड यूनियन नहीं था। नियमित सदस्यता और शुल्क के साथ पहला व्यवस्थित श्रम संघ मद्रास श्रमिक संघ था, जिसकी स्थापना BP वाडिया ने 1918 में मद्रास में की थी। यह कपड़ा उद्योग से संबंधित था। यही भारत का पहला ट्रेड यूनियन था। कौन? मद्रास श्रमिक संघ की जो स्थापना की थी किसने? BP वाडिया ने। कब? 1918 में। कहाँ? मद्रास में। ठीक, BP वाडिया ने 1918 में मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की। यह एक कपड़ा उद्योग था। ठीक है, और यही भारत का पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है। ठीक है, भारत का पहला ट्रेड यूनियन कौन था? मद्रास श्रमिक संघ, जिसकी स्थापना BP वाडिया ने की थी। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। उस समय सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन यही थी। मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग जो है शॉर्ट में एटक भी कहते हैं, की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 21 अक्टूबर 1920 को। एम जोशी ने किया था इसकी स्थापना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। एम जोशी ने इसकी स्थापना की। एटक का प्रथम अधिवेशन 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, जिसके कारण उद्योगपतियों तथा मजदूरों के प्रतिनिधि एकत्र होकर मजदूरों की भलाई के प्रश्नों पर विचार करते थे। एटक के प्रतिनिधि के रूप में एम जोशी, कौन? एम जोशी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजे गए। ठीक है, एटक के प्रतिनिधि के रूप में एम जोशी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजा गया। 1925 में
सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रांतीय स्तरीय मजदूर किसान पार्टी बनी। 1928 में बम्बई में सूती कपड़ा मिलों की एक बड़ी आम हड़ताल मजदूरों ने की, जिसमें कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली गिरनी कामगार यूनियन ने महत्वपूर्ण स्थिति हासिल की। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस मेंस में काम आएंगे आपके। 1928 के अंत तक इसके सदस्य बढ़कर 32 हो गए, 32 से 54,000 तक पहुंच गए। 1928 में झरिया आंदोलन के समय तक AITUC अटक में भी वामपंथियों की स्थिति प्रभावशाली हो गई। 1929 में NM जोशी के नेतृत्व में कुछ लोग एटक से बाहर आ गए और इन लोगों ने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। दंतोपंत ठेंगड़ी ने सर्वप्रथम ट्रेड यूनियन के मंच से वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1935 में एटक में फिर से मिल गया और 1938 में पहला संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ? नागपुर में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजदूर गतिविधियां कुछ हद तक रुक गईं, लेकिन 1945 के बाद इसकी गतिविधियां पुनः तेज हुईं। कांग्रेस राष्ट्रवादियों ने 1947 में एटक से निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर ली। ठीक है, तो यहाँ तक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हो जाएगी? 1947 में। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इससे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। जब पूछेगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इन दोनों में अंतर आप समझ रहे होंगे ना। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1947 में। ठीक, इतना हम इस क्लास में रहने देते हैं। बाकी 2-3 क्लास अभी और होंगी और उसमें आपका पूरा जो है आधुनिक भारत समेट दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, अच्छा समझ में भी आ रहा होगा और जल्दी से रिवीजन के पथ पर आप आगे बढ़ रहे होंगे। आपको ये परीक्षा में सफलता दिलाए, इसी उम्मीद के साथ हम इस सीरीज को चला रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।